बेटे की चाह में अपनी भी पत्नी के अपने माता पिता के साथ मिलकर हस्बैंड ने एक नहीं दो नहीं पूरे 7 अबॉर्शन करवा दिए थे। वो पहले ही इसकी जांच पड़ताल करवा लिया करते थे कि गर्भ में बेटी है कि बेटा है। और जैसे ही उन्हें मालूम चल जाता था कि गर्भ में बेटी पल रही है, इससे वह अपनी पत्नी को बिना बताए ही डॉक्टर के साथ मिलकर इसमें बेहोशी की दवाई देकर पत्नी का अबॉर्शन करवा दिया करते थे। पत्नी इतनी सारी यातनाएं पीड़े झेलने के बावजूद भी चुप रही। लेकिन जब वह 8वीं बार गर्भवती हुई तो उसने सोच लिया था कि मैं इसको बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो किसी भी बहाने से मायके चली जाती है और फिर वहीं जन्म देती है, क्योंकि उसे मालूम था कि जो मेरी 8वीं संतान होगी वो भी बेटी ही होगी। चलिए दोस्तों, ये कहानी कब की है, कहाँ की है, कैसे शुरू हुई है, इस सच्ची घटना पर आधारित ये एक महिला की कहानी है। और जो उसने बेटी को 8वीं जो उसकी संतान थी, जो उसने बचाया था अपने ससुराल वालों से, आज वो लड़की अब स्वस्थ है, पढ़ी लिखी है और अपने घर परिवार के साथ खुश है। तो जानते हैं ये पूरी कहानी घटनाक्रम कहाँ का है। ये दरअसल 2000 सन का ये पूरा मामला है और ये गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद का है। अहमदाबाद में रहने वाली आयशा याग्निक नाम की एक लड़की की शादी अहमदाबाद के ही वस्त्रपुर क्षेत्र के एक युवक मनोज से हो जाती है। मनोज और उसके माता पिता संपन्न रहते हैं सब तरीके से, पैसों में, और एक अच्छी लाइफ वो जीते हैं और उनका खुद का कपड़े का बिजनेस होता है। इसके बाद जो आशा याग्निक होती है और मनोज याग्निक, इन दोनों की शादी माता पिता के आशीर्वाद से सभी सहमति से हो जाती है। और शादी के 2001 में ये जो होती है प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, और इसके बाद फिर अपने पति को ये खुशखबरी सुनाती है। प्रेगनेंसी के बाद तो महिला का जो एहसास होता है वो बहुत अच्छा वो फील करती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसके पास कई सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो वो फील कर रही होती है, और कई डर होते हैं, खुशी होती है। और वो सोचती है कि ये जो पहली खुशखबरी मैं किसको सुना दूँ, तो वो अपने हस्बैंड को सुनाती है। हस्बैंड फिर माता पिता को बताते हैं और इस तरीके से घर में एक खुशी का माहौल बन जाता है। फिर ये जो आशा की सास होती है वो कहती है कि चलो तुम्हारा चेकअप करवा देते हैं, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। वो हॉस्पिटल लेके जाती है और फिर वहाँ चेकअप करवाती है। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो फिर से कहती है कि चलो चेकअप करवाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि माँ जी अभी तो चेकअप हुआ था। वो कहने लगी नहीं, कुछ ज़रूरी टेस्ट करने होते हैं। दरअसल उन्हें लिंग पता करवाना था और ये सब उस महिला को पहले वो नहीं बताते हैं। इसके बाद फिर वो लेके जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं, पर पूरी जानकारी नहीं थी आशा को, इसलिए आशा कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जब वो वहाँ की जो लेडी डॉक्टर होती है हॉस्पिटल की, वो इनसे बातचीत करती है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रही है, तब ये लोग उनको बेहोशी की दवा दिलवा देते हैं। जब आयशा को होश आता है तो वो अपने शरीर में कुछ, अपने गर्भ में कुछ हल्का फील कर रही थी। वह अपने पति से पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो वो उसे बता देता है कि देखो जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, जो होना था सो हो गया, तुम्हारे गर्भ में बेटी थी तो हमने गर्भपात करवा दिया है। अब इन सब बातों को यहीं छोड़ दो और आगे के बारे में। इस बारे में आशा ने अपने मायके वालों को, अपनी दोस्त सहेलियों को, किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो सोचने लगी कि अगर मैंने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन उठाया, शुरू में ही कोई महिला जब शादी करके आती हैं तो डरी सहमी सी रहती हैं, 2-5 साल तक वो कुछ कहती नहीं हैं। जो कुछ होता है उसको चुपचाप, ऐसे ही आशा ने भी ये सब कुछ अपनी किस्मत समझ के सब चुपचाप सहन कर लिया और अपने रोज के काम में वो लग गई। इसके बाद आयशा फिर से प्रेग्नेंट होती है और फिर से हॉस्पिटल में लिंग पता करवाया जाता है और उसका इसी प्रोसेस से फिर से अबॉर्शन करवा दिया जाता है। ऐसे एक के बाद एक जब आयशा के 7 अबॉर्शन हो जाते हैं और 8वीं बार आयशा प्रेग्नेंट होती है, तब आशा कोई बहाना करके अपने मायके चली जाती है कि माता पिता को देख आते हैं। और जब आयशा वहाँ से आती नहीं है, पूरे 9 महीने के बाद वह फिर से 8वीं संतान को जन्म देती है, मायके में ही जो बेटी होती है।
इसके बाद ससुराल वाले उसको लेने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उस सब चीज़ों को भूल जाओ, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और तुम अपनी बच्ची को लेकर, जो कि मेरी पोती है, जो कि मेरी बच्ची है, मैं इसको अपना लूँगी, तुम्हें भी अपना लूँगी। और ऐसी अच्छी बातें देकर लड़की के माता पिता से उसके बच्चे और उसकी माँ को अपने ससुराल वापस ले आते हैं और 1-2 दिन के बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बच्ची को जन्म देने की, हमसे पीछे छुप के अपने मायके में जाके बच्ची को जन्म देने की। अब तुम घर से निकल जाओ। लड़ाई झगड़ा मार पिटाई के बाद आशा को घर से निकाल देते हैं और बच्ची छीन लेते हैं। आशा बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, बच्ची की मांग करती है, लेकिन ये लोग उसे वापस बच्ची देते नहीं और एक शर्त रखते हैं कि जाओ, पहले तुम तलाक के कागजात बनवाओ, उस पर साइन करो और हमारे बेटे को तलाक दो, इसके बाद हम तुम्हें बच्ची देंगे। और माता पिता के साथ मिलकर आशा की और उसके पति की तलाक हो जाती है। वह बच्ची लेकर अपने घर आ जाती है और बच्ची का लालन पालन करने लगती है। इस तरीके से वो बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर एक सक्षम लड़की बना देती है और एक अच्छे से लड़के के साथ उसकी शादी करा देती है। और आज वह लड़की हर तरीके से खुश है, संपन्न है और जॉब करती है और उसका इस पिछली ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। और किसी भी तरीके से ये सारी बातें सोशल मीडिया में या किसी को भी कुछ पता ना चले, तो ये सब कुछ उनके नाम और फ़ोटो वगैरह गुप्त इसमें रखे गए थे। तो ये भी हमने आपको नाम बदल के कहानी एक एजुकेशनल पर्पस से, एक संदेश देने के पर्पस से ये कहानी आपको सुना दी है। और इसलिए ताकि आप के आसपास ऐसी कोई घटना घट रही हो तो आप उसे रोक सकें और आप भी लड़का लड़की में समानता रखें। आज देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 21वीं सदी, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चे तो अब बड़े होने के बाद अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीते हैं आजकल, और आने वाले समय में भी बच्चे अपने तरीके से लाइफ जिएंगे। आप सिर्फ बच्चों को जन्म दीजिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ताकि आप माँ बाप बनने का सुख अनुभव कर सकें, उनके साथ हंसी ठिठोली कर सकें, कुछ अच्छा खुशी भरा वक्त बिता सकें, उनके साथ उनका बचपन जी सकें, खुद का बचपन जी सकें। इसीलिए आप बच्चों के साथ घुल मिल जाइए, प्यार से रहिए, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उसको समानता से प्यार कीजिए और उसको काबिल बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए और उसे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। और आप जो अपने बुढ़ापे का सहारा बेटा बेटी को, ये सारी तकियानी सी बातों को एक साइड में रखकर आप भी कुछ ना कुछ काम करते रहिए और अपने जो भी है सीनियर सिटीजन के हिसाब से अपना कुछ जमा कर लीजिए, एफडी वगैरह करा लीजिए और आप भी दोनों आराम से अपना जीवन गुजर बसर कीजिए और बच्चों को अपने तरीके से जीने दीजिए। मेरी ये राय है, मानना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी कहानी पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम स्टोरी में लूँ कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो अपना नाम कमेंट में लिखें और कहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जगह भी लिखें। तो मैं अगली वीडियो कहानी में आपका नाम भी लूँगी। और आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।